तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट एक बार पहले पूरा अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखो बच्चों जी, इसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहली चीज़ कि हम सबसे पहले बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। तो जब हम बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो हम उसको समझते हैं कि हमारा एसेट है। तो हम अपनी कैश बुक के अंदर एसेट मानकर रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसमें हमारा रूल जो होता है वो होता है कि बढ़ने पर डेबिट करेंगे और कम होने पर क्रेडिट करेंगे। लेकिन बैंक हमसे पैसा लेता है तो बैंक उसी पैसे को अपने लिए एक लायबिलिटी समझता है, और बैंक अपने अकाउंटिंग जब करता है तो वो लायबिलिटी के हिसाब से करता है, तो वो बढ़ने पर क्रेडिट करता है और कम होने पर डेबिट करता है। अब बैंक जो अपनी रिकॉर्डिंग करके हमें स्टेटमेंट भेजता है, हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। अब आमतौर पर क्या होता है कि किसी भी महीने के एंड में हम भी अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, बैंक भी अपनी रिकॉर्डिंग करता है। तो हमारे रिकॉर्डिंग के हिसाब से बैलेंस लेट से 11,500 आता है, लेकिन बैंक की रिकॉर्डिंग के हिसाब से बैलेंस 10,000 आता है। तो अब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, डिफरेंस क्यों आया दोनों बुक्स के अंदर। तो हम उन डिफरेंसेस को बीआरएस के अंदर बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं और बीआरएस बनाते हैं, रिकनसाइल करते हैं। तो अब पहला मुद्दा ये कि ये डिफरेंस क्यों आते हैं, तो ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो जी आपको 3 रीजंस बताए थे इसके, ठीक है। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होते हैं ट्रांजैक्शंस और एक होते हैं एरर्स। टाइमिंग डिफरेंस बेसिकली होता है जिसमें हम कोई भी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन वो पासबुक में बाद में रिकॉर्ड होता है। वो सिर्फ 2 ही होते हैं। दूसरे होते हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें बैंक रिकॉर्ड कर लेता है लेकिन हमें नहीं पता चलता, तो वो होते हैं ट्रांजैक्शंस। और एरर्स का मतलब होता है कुछ गलतियाँ जो कोई भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब टाइमिंग डिफरेंस क्या थे पहले वो देख लेते हैं। तो 2 टाइमिंग डिफरेंस थे हमारे। पहला होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब होता है कि हमने चेक इशू कर दिया, तो जब हम चेक इशू करते हैं तो हमारी कैश बुक कम हो जाती है। तो वो उसका इफेक्ट इसीलिए आगे लिखवा रखा है मैंने, तो बस वो इफेक्ट्स हम रिवाइज करते रहते हैं, वो याद रखने हैं हमको, ठीक है। तो हमने जब चेक इशू करा लेकिन वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इससे हमारी कैश बुक कम हो जाती है। दूसरा होता है टाइमिंग डिफरेंस चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब है हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, पैसे नहीं आए, तो इससे हमारी कैश बुक बढ़ जाती है। हाँ, तो ये दोनों तो होते हैं टाइमिंग डिफरेंस। फिर इसके बाद होते हैं ट्रांजैक्शंस, जिसकी लिस्ट है 3 से लेकर 9 तक। अब ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैंक चार्जेस, यानी कि बैंक ने पैसे कम कर दिए पर हमें नहीं पता चला। चौथा है बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। इसका मतलब है बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक बढ़ गई, पर हमें नहीं पता चला। 5वां है बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है कि बैंक ने फिर से पैसे डिडक्ट कर लिए। 6th है डायरेक्ट पेमेंट टू सप्लायर या क्रेडिटर। इसका मतलब है कि बैंक ने डायरेक्टली किसी को पे कर दिया, तो बैंक से पैसे कम हो गए। 7th है डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर। इसका मतलब है हमारे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो हमारी पासबुक बढ़ गई। 8th है इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि बैंक ने हमारा कोई इंटरेस्ट कलेक्ट करके बैंक में पैसे डाल दिए, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। 9th है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक ने अपने आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो इन सब ट्रांजैक्शंस में अगर आप देखोगे तो रिकॉर्डिंग बैंक के अंदर हो गई है, पासबुक के अंदर हो गई है, लेकिन इन सब में हमें नहीं पता चला, तो इनको बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। और तीसरी जो गलतियाँ होती हैं वो होते हैं एरर्स। वो कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकता है, जिसके हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, वो एक बार आप देख सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे कि चेक रिकॉर्ड कर लिया बट नॉट डिपॉजिट, तो इसका मतलब हमारी कैश बुक बढ़ गई। या फिर चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया पर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसमें पासबुक बढ़ गई। फिर बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग के, तो वो हमको अच्छे से या तो रट के जाने नहीं तो समझ के जाने। कि ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, इसका मतलब होता है कि हमने पेमेंट साइड ज़्यादा कर रखी है कैश बुक की, तो इसका इफ़ेक्ट ये है कि इससे हमारी कैश बुक कम होती है, तो वही हमने लिख रखा है।
या ओवरकास्टिंग ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, इसका मतलब है कि आपने रिसिप्ट साइड को ज़्यादा कर रखा है तो इससे कैश बुक ज़्यादा हो जाएगी। इनके ऑपोजिट भी हो सकते हैं, अंडरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, तो अगर हमने पेमेंट साइड को कम कर रखा है तो इसका मतलब है कैश बुक ज़्यादा हो रखी है। और या फिर अंडरकास्टिंग ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, इसका मतलब है रिसिप्ट साइड हमने कम कर रखी है तो कैश बुक कम हो जाती है। तो ये कुछ 15 तरह की हमने ट्रांजेक्शन्स मतलब टोटल बातें लिखी थी जिनके अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं कैश बुक और पासबुक में। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है कि अगर कैश बुक और पासबुक में कोई मिसमैच है तो हमें दोनों को बराबर करना है। चलो, तो दोनों को बराबर कैसे करने हैं उसके लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, फेवरेबल बैलेंस क्या होता है। तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस को या पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम फेवरेबल बैलेंस ही मानते हैं, जो कि एक प्लस आइटम होता है। इसका उल्टा, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक या डेबिट बैलेंस इन पासबुक, उसको हम अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस मानते हैं, जो कि एक माइनस आइटम होता है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने लिखी थी कि हमें हमेशा कौन सी बुक को एडजस्ट करना होता है, जिसका बैलेंस दे हो, यानी कि जिसका स्टार्टिंग बैलेंस दे रखा होता है। तो जैसे मान लो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, तो अगर हमें स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का दे रखा है तो हम उसी को बढ़ाएंगे घटाएंगे, और अगर स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक का दे रखा है तो उसी को बढ़ाएंगे घटाएंगे। ठीक है। बाकी बीआरएस को बनाने के, प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं प्लस माइनस प्रेजेंटेशन, जो हम करते हैं, और एक होता है बैलेंस प्रेजेंटेशन, जो हम नहीं करते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए हम प्लस माइनस प्रेजेंटेशन ही फॉलो करते हैं। आंसर दोनों से सेम ही आता है एंड में, लेकिन हमने डेमो बना रखे थे, पर हमने देख लिया था कि हम ज़्यादातर कौन सा फॉलो करते हैं, प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। बाकी करें जैसे मर्जी, आंसर हमेशा दोनों से अल्टीमेटली तो सेम ही आएगा। अच्छा, फिर एक एग्जाम्पल हमने ऐसे करा था, ये तो चलो ठीक है, क्लास का अभी बाद में क्वेश्चन में कर लेंगे, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो करवाऊंगा। तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल जो था वो देखते हैं। चलो ठीक है, ये पहले ये चलो ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन एक साथ ही करवाता हूँ। ठीक है। तो अब जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था हमारा बीआरएस का विद एडजस्टेड कैश बुक का। ठीक है। तो इसका फंडा क्या है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हम कोई बीआरएस ईयर के एंड पर बना रहे हैं, साल के एंड में बना रहे हैं, तो उस टाइम पर कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अपने कैश बुक को पहले एडजस्ट करती है और फिर उसके बाद बीआरएस को प्रिपेयर करती है। तो इसका फंडा बन गया एडजस्टेड कैश बुक। अब वो एडजस्टेड कैश बुक में हम किस बात का ध्यान रखते हैं, तो देखो, जब हम एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट बनाते हैं या अप्लाई करते हैं तो हमें अपनी कैश बुक में सिर्फ दो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, वो येलो कलर में लिखी है। एक तो ट्रांजैक्शंस है ना, और दूसरे वो वाले एरर्स जो हमने करे, मतलब जो बैंक ने करे हैं वो एरर्स की बात नहीं कर रहे, जो एरर्स हमने करे हैं। तो दो चीज़ें हम अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, एक तो ट्रांजैक्शंस और दूसरे जो एरर्स हमने करे। बाकी इसके अलावा जैसे कोई टाइमिंग डिफरेंस होगा या जो बैंक ने एरर्स करे होंगे उसको हम बीआरएस के अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हम मतलब अभी क्वेश्चन आएगा उसमें भी करेंगे डिस्कस। तो ये एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट होता है मेनली। अच्छा, बाकी कैश बुक बनानी कैसी है वो तो सबको आती है, बढ़ेगी तो डेबिट साइड पे लिख लेंगे, कम होगी तो क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट होता है। बाकी एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस बचता है हम उस बैलेंस से फिर बीआरएस की स्टार्टिंग करते हैं बस। बाकी फिर इसमें क्वेश्चंस होते हैं मेनली। तो जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल करा था तो पहले वही डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें एक एग्जांपल था, फिर आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करना। जैसे कि प्रिपेयर अ बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक ऑन 31 मार्च। तो यहाँ पर हमने कुछ 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो जैसे हमको पहले तो कैश बुक का एक क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। तो ये जो है ये एक टाइमिंग डिफरेंस है, तो इसको हम बीआरएस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब इसी तरह थर्ड में लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। अब ये जो है पॉइंट सेकंड वाला, मतलब चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड, ये हमारा एरर है। तो इसको हमें कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश बुक में, बिल्कुल सही।
फिर फोर्थ वाला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ये भी एक टाइमिंग डिफरेंस है, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, BRS में। फिफ्थ वाला है डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक, बैंक में कस्टमर ने डायरेक्टली पैसे डाल दिए, तो ये ट्रांजैक्शन है, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, एडजस्टेड कैश बुक में। सिक्स्थ में लिखा है बैंक एररनेसली क्रेडिटेड आवर अकाउंट बाय 1000। अब इसमें बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, तो BRS में, क्योंकि ये बैंक का एरर है। और सिक्स्थ में कह रहा है बैंक चार्जेस, तो ये ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। ठीक है, तो एक बार आप इसको एक बार ट्राई करो, सॉल्व करो। तो पहले आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओ फटाफट, ऐसी ज़्यादा नीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेन फोकस है आंसर निकालना। तो आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, एक बार ट्राई करो उसका बैलेंस क्या बच रहा है, और फिर BRS बनाकर BRS का आंसर भी निकालना कि फाइनल BRS का आंसर क्या आएगा। चलो तो देखो, पहले हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखना है ना। अब एडजस्टेड कैश बुक के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं हमको, एक तो थर्ड वाला चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड वाला, एक फिफ्थ वाला डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक वाला, और एक लास्ट वाला बैंक चार्जेस वाला। अब थर्ड में लिखा है कि चेक हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसका मतलब है कि हमारी पासबुक तो बढ़ गई होगी, तो अब हमें अपनी कैश बुक को भी क्या करना है, बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको अब ये 3000 रुपये हाँ डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ वाले में डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक, इसका मतलब है कि हमारे बैंक के अंदर डायरेक्टली पैसे आ गए होंगे, तो हमारी पासबुक तो बढ़ गई होगी, तो अब हमें अपनी कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। और सेवन्थ वाले में है, लास्ट वाले में, बैंक चार्जेस 6000, इसका मतलब होता है बैंक से पैसे कम हो गए, तो आपको अपने कैश बुक से भी पैसे कम करने पड़ेंगे, तो कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखो जब हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो हमारा सबसे पहले जो रिवाइज्ड बैलेंस आएगा वो आएगा 8000 ओवरड्राफ्ट, है ना, जो ये बचेगा। तो हमें 10,000 गिवन बैलेंस था, डेबिट में 3000 लिखा, डेबिट में 5000 लिखा और क्रेडिट में 6000 लिखा। तो पहले इतने पोर्शन क्लियर हो गया, एडजस्टेड कैश बुक ओके हो गई। ठीक है, अब जब हम BRS बनाएंगे तो अब हमें किस बैलेंस से शुरू करना है, एडजस्टेड ये वाले बैलेंस से 8000 से। और BRS के अंदर अब हमें सिर्फ कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, एक तो सेकंड वाला, फोर्थ वाला और सिक्स्थ वाला। ठीक है जी, तो उसको आपने कहाँ कहाँ लिखना है, देखो सेकंड में लिखा है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, इसका मतलब होता है कि हमारी कैश बुक तो बढ़ गई लेकिन पासबुक अभी भी नीचे है, तो अब हम अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे, कम। तो इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे, माइनस आइटम। फोर्थ वाले में है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब होता है कि हमने चेक इशू कर दिया तो कैश बुक कम हो गई लेकिन पासबुक अभी भी ऊपर है, तो अब हम अपनी कैश बुक को बढ़ा देंगे, तो इसको कौन से कॉलम में लिखा, प्लस आइटम। और लास्ट वाला है बैंक एररनेसली क्रेडिटेड आवर अकाउंट बाय 1000, बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट बढ़ा दिया तो पासबुक बढ़ गई, तो अब हमें अपनी कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको भी कहाँ लिखेंगे, प्लस आइटम। तो BRS के अंदर हमें ये कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली 8000 जो हमारा एडजस्टेड बैलेंस है हम वो लिखेंगे, और 6000 प्लस आइटम में, 1000 प्लस आइटम में और 4000 माइनस आइटम में लिखेंगे, तो जो हमारा फाइनल बैलेंस बचेगा, जो आंसर होगा BRS का, वो क्या आएगा, 5000। और जब भी इधर बैलेंस बचता है तो हम इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो समझ आया कहानी, किस्सा। चलो ठीक है ना, तो ये मतलब एक तरह से कहानी हो गई वो। चलो एक और एग्जांपल है, ये भी आप देख सकते हो, पहले डिस्कस कर लेता हूँ फिर सॉल्व करना। इसमें भी हमें क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, ठीक है, और हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, तो ये एक टाइमिंग डिफरेंस है, तो इसको कहाँ लिखेंगे,
मतलब इसको एडजस्टेड कैश बुक में या BRS में, BRS में। फिर सेकंड में लिखा है पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 3000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो ये एरर हो गया, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में। थर्ड में है बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब बैंक ने पासबुक तो बढ़ा दी लेकिन हमें नहीं पता चला, तो ये भी ट्रांजैक्शन है, ये कहाँ लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में। फिर फोर्थ लिखा है बैंक चार्जेस 1500, ये भी ट्रांजैक्शन है, तो एडजस्टेड कैश बुक में। फिफ्थ में लिखा है बैंक एररनेसली क्रेडिटेड 6200 इन आवर अकाउंट, तो ये BRS में, क्योंकि ये बैंक का एरर है। सिक्स में लिखा है चेक ऑफ 1000 वॉज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन इज गिवन टू अस, तो ये एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया पर हमें पता नहीं चला, तो इसको भी हम एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और सेवन्थ में लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 13,000 13,000 रुपये, तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये कहाँ लिखेंगे, BRS में। ठीक है, तो एक बार इसका भी निकालो आंसर, मतलब पहले एडजस्टेड कैश बुक और फिर BRS का, फिर फाइनल आंसर बताना कि क्या आ रहा है। चलो तो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखे हैं, तो ये आप एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिख लोगे वो, तो ठीक है। तो पहले हम एडजस्टेड कैश बुक वाले डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड वाला था पेमेंट ऑफ बाय चेक 3000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। अब हमने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लिया पेमेंट, तो मतलब आपने 2 बार कम कर दिया कैश बुक को, जबकि एक ही बार कम होना चाहिए। तो अब आपको बढ़ाना पड़ेगा कैश बुक को, तो इसीलिए अब आप ये 3000 रुपये किस साइड लिख दोगे, डेबिट साइड। तो आपको 3000 रुपये बढ़ाना पड़ेगा कैश बुक को। सेकंड में लिखा है कि बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 85,000। अब बैंक ने तो इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, पासबुक तो बढ़ गई, तो अब हमें अपनी कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कैश बुक को बढ़ाने के लिए ये 85,000 आप किस साइड लिख दोगे, डेबिट साइड। बट अभी समझ आ रहा है पॉइंट, हमें कैश बुक को बढ़ाना है घटाना है भी, है ना, एडजस्टेड कैश बुक में। फिर फोर्थ में लिखा है जैसे बैंक चार्जेस 1500, तो इसका मतलब है कि पासबुक कम हो गई, तो अब आपको अपनी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड। और उसके बाद सिक्स्थ, चेक ऑफ 1000 वॉज डिसऑनर्ड बट नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू अस। अब चेक डिसऑनर हो जाता है तो इसका मतलब है पासबुक कम हो जाती है, तो अब हमें अपनी कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा। तो इस 1000 को भी आप किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। तो ये तो हो गए कैश बुक के डेबिट क्रेडिट्स, ठीक है। अब जो भी आएगा वो तो आ जाएगा, लेकिन अब BRS का डिस्कशन कर लेते हैं, जो ब्लू कलर से मार्क कर रखी हैं बातें। तो जैसे पहला है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, तो इसका मतलब होता है कैश बुक तो बढ़ गई पर पासबुक अभी नीचे है, तो अब हमें अपनी कैश बुक को कम करना पड़ेगा। तो इसको किस साइड लिखेंगे, माइनस आइटम 11,000 को, ठीक है, BRS में। फिर उसके बाद फिफ्थ है बैंक एररनेसली क्रेडिटेड 6200 इन आवर अकाउंट, यानी कि बैंक ने तो पासबुक बढ़ा दी, तो अब हमें अपनी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको किस साइड लिख लेंगे, प्लस आइटम। और लास्ट है सेवंथ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 13,000 रुपये, टाइमिंग डिफरेंस। तो हमने चेक इशू कर दिए तो कैश बुक तो कम हो गई, लेकिन पासबुक अभी भी ऊपर चल रही है, तो इसको भी प्लस कर देंगे, तो इसको हम लिख देंगे प्लस आइटम में। तो अब देखो जरा करके कि क्या आंसर आएगा। एडजस्टेड कैश बुक का तो आएगा 72,700, ठीक है। और BRS का कितना आएगा, 80,900। तो अपने ऑनलाइन के चीतों का सही आ रहा था 80,900। तो प्लस आइटम्स में 2 आ गए,
एक माइनस आइटम्स में आ गया, तो BRS का फाइनल आंसर आएगा 80,900। तो ये वाला फेवरेबल बैलेंस है इस बार एज पर पासबुक। तो समझ आया खेल, क्लियर हो गया पॉइंट्स? चलो बहुत बढ़िया। चलो तो ये एक क्वेश्चन और है, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें दे रखा है प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ सिंह ब्रदर्स ऑन 30 जून फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो आपके देखो एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 10 से ज़्यादा का नहीं आएगा। तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रांजेक्शन्स टोटल दे रखी होती हैं। ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन 1 नंबर की और टोटल 10 ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, तो एक बार आप करो पहले, फिर हम आंसर पूछ के फिर डिस्कस करते हैं आपके साथ। नहीं, एडजस्टेड कैश बुक इसमें नहीं बनानी। जैसे क्वेश्चन जब बोलता है ना कि प्रिपेयर BRS, तो मतलब बस खाली हमको BRS ही बनाना है। और वैसे भी 30 जून को बनाने को बोल रहा है, तो अपने आप एडजस्टेड कैश बुक हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन जब कहेगा कि बनाओ तभी बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ आप। तो इसमें बस आप नॉर्मल BRS बनाना है। चलो तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं अपना मेन सारी बातें प्लस माइनस आइटम के हिसाब से। तो सबसे पहले दे रखा है नंबर 1, द बैंक पासबुक हैड डेबिट बैलेंस ऑफ 75,000। ठीक है, तो हमें पासबुक के हिसाब से बैलेंस दे रखा है, तो अब हम अपने पासबुक को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, और पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब हो गया अनफेवरेबल, तो इसको आपने कहाँ लिख लिया, माइनस आइटम। ठीक है, फिर सेकंड में लिखा है चेक वर्थ ₹1200 डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। तो पासबुक तो बढ़ गई हमारी, बैंक में डायरेक्टली पैसे आ गए, लेकिन कैश बुक कम है। तो अब हम तो पासबुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, पासबुक को कम करेंगे, माइनस। तो आपको ये माइनस आइटम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1200 रुपये तो डायरेक्टली डिपॉजिट हो गए ना, तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक अभी भी नीचे चल रही है। तो इस बार हमें पासबुक को कम या ज़्यादा करना है, तो पासबुक को कम करेंगे हम। ठीक है, तो इस बार हमें हर आइटम को पासबुक के हिसाब से एडजस्ट करना है। फिर थर्ड में लिखा है आउट ऑफ द चेक्स इशूड वर्थ ₹1,02,000। अब हमने 1,02,000 रुपये के चेक्स इशू करे, तो कैश बुक तो कम हो गई। चेक्स अमाउंटिंग टू 60,000 ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30 जून। लेकिन सिर्फ 30 जून तक अभी 60,000 रुपये की चेक प्रेजेंट हुए हैं, तो पासबुक में सिर्फ 60,000 ही नीचे हुए हैं। तो आपको 42,000 रुपये माइनस आइटम में लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल सही, तो आप 42,000 माइनस आइटम में लिख लोगे। उसके बाद फोर्थ, ए चेक ऑफ 12,000 रुपये रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक। तो हमको एक चेक मिला 12,000 का और हमने कैश बुक में एंटर कर लिया, कैश बुक तो बढ़ गई, बट नॉट सेंड टू बैंक, तो पासबुक अभी भी नीचे है। तो अब हमें पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको कहाँ लिख लेंगे, प्लस आइटम में। ठीक है, फिफ्थ, चेक वर्थ ₹60,000 हैड बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो हमने 60,000 के चेक्स जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट कर दिए कलेक्शन के लिए। द कलेक्शन वॉज रिपोर्टेड एज अंडर चेक्स कलेक्टेड बिफोर 30 जून 42,000। तो 60,000 के हमने चेक जमा करे थे बैंक में, कैश बुक तो बढ़ गई थी, जिसमें से 42,000 के तो चेक्स 30 जून से पहले ही आ गए, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन दो चेक्स कह रहा है 12,000 का और 6,000 का जुलाई के महीने में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों चेक्स जून के महीने में तो नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, पासबुक में ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को हम प्लस आइटम में लिख लेंगे, 18,000 को। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद सिक्स्थ है बैंक मेड अ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ 1800। तो बैंक में से पैसे कट गए 1800, लेकिन कैश बुक में नहीं है, कैश बुक अभी भी बढ़ी हुई है। तो अब हम पासबुक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, प्लस आइटम में लिख लेंगे 1800। उसके बाद सेवंथ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अब बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया पासबुक में से, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो हम पासबुक को क्या कर देंगे,
बढ़ा देंगे तो ये भी प्लस आइटम में। उसके बाद 8th, बैंक चार्जेस वर्थ ₹240 हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो आपने बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, तो मतलब आपने कैश बुक को 2 बार कम कर लिया, जबकि एक ही बार करना चाहिए था। तो अब आप पासबुक को भी कम कर लोगे, तो -240। वेयर एज इंश्योरेंस चार्जेस 210 डायरेक्टली पेड बाय बैंक वॉज नॉट एट ऑल एंटर्ड इन कैश बुक। तो 210 रुपये हमने बैंक से पे तो कर दिया, लेकिन वो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसको हम ऐड कर लेंगे प्लस आइटम, ठीक है। 9th, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट, मतलब पेमेंट साइड अंडर कास्ट है। तो ये हमने शुरू में डिस्कशन में भी डिस्कस करा था कि इसका मतलब होता है कि कैश बुक बढ़ी हुई है, तो फिर हमें पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्लस आइटम। और 10th में लिखा है कि एक बिल है 3000 का डिस्काउंटेड विद बैंक, डिसऑनर्ड ऑन 30 जून एंड नोटिंग चार्जेस 100 पेड बाय बैंक। तो बैंक में से 3000 रुपये और 100 रुपये की नोटिंग डिडक्ट हो गए। तो अब हमें अपने बैंक को 3100 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिसऑनर का मतलब होता है कि बैंक कम हो गया, लेकिन कैश बुक तो अभी भी ऊपर ही चल रही होगी। तो अब हमें अपनी पासबुक को वापस से बढ़ाना पड़ेगा 3100 रुपये से। तो ये सब तामझाम करके क्या आ रहा है फाइनल, 72,530। ओके, बिल्कुल सही आ रहा है जी। तो 72,530 बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। चलो, तो क्लियर हो गया बिल्कुल। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। बस आप हेडिंग डाल देना, स्टार लगा के लिख लेना, इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ और फिर इस इलस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस बताऊंगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, लेकिन ठीक है। देखो, मान लेते हैं ये एक मंथ है मार्च, 1 मार्च को स्टार्ट होगा और खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, ठीक है। अब लेट से मैंने 3 मार्च को एक चेक डिपॉजिट करा, ठीक है। 3 मार्च को एक चेक डिपॉजिट करा बैंक में। तो अब इतना तो हमने पढ़ लिया कि जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक में सेम दिन पैसा आ जाता है ना। बैंक में 3 या 4 दिन के बाद पैसे आते हैं। तो 3 या 4 दिन के बाद मान लेते हैं तारीख हो गई, मान लेते हैं 6 मार्च या 7 मार्च, कुछ भी मान लेते हैं। तो 6 मार्च वाले दिन हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब 3 मार्च को हमने चेक डिपॉजिट करा, 6 मार्च को पैसे आ गए। तो जब हम मंथ के एंड में बीआरएस बनाएंगे तो दोनों बुक्स में पैसे आ चुके हों, क्योंकि 3 मार्च को कैश बुक में आया, 6 मार्च को पासबुक में आ गया। तो महीने के एंड में दोनों बुक बराबर होंगे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। इसी प्रकार लेट से मैंने 15 मार्च को एक चेक इशू करा। तो जब मैं चेक इशू करता हूं तो मेरे कैश बुक से पैसा कम हो जाता है, लेकिन 2 या 3 या 4 दिन के बाद पासबुक में से भी वो पैसे कम हो जाएंगे। तो मान लेते हैं 18 मार्च को हमारी पासबुक के अंदर वो पैसे कम हो गए। तो फिर से जब मैं महीने के एंड में बीआरएस बनाऊंगा तो मेरी कैश बुक कम हुई 15 मार्च को, पासबुक कम हुई 18 मार्च को, तो महीने के एंड में दोनों टैली करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो मतलब इन ट्रांजैक्शनों से मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब हम गौर करते हैं, अब लेट से मैंने कोई चेक डिपॉजिट करा 29 मार्च को, 29 मार्च को। अब 30 तारीख को सैटरडे था, 31 तारीख को संडे था। बैंक कब खुला? 1 अप्रैल को। फिर बैंक जब खुला 1 अप्रैल को, तो 2-3 दिन वो भी लेगा चेक को क्लियर करने में। तो जब पैसा मेरे पासबुक में आया तो लेट से तारीख हो गई 3 अप्रैल। तो चेक डिपॉजिट करा था 29 मार्च को, लेकिन पासबुक में पैसे कब आए? 3 अप्रैल को।
अब इस ट्रांजैक्शन में जब हम मंथ के एंड में अपनी बीआरएस बनाएंगे तब दिक्कत आ रही होगी। बात समझ आ रही है क्यों दिक्कत आ रही होगी? क्योंकि जब हम 31 मार्च को अपना बीआरएस बना रहे होंगे तो 31 मार्च को कैश बुक तो भर चुकी होगी, क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट करा 29 तारीख को, लेकिन 31 मार्च तक क्या वो चेक पासबुक में आया? नहीं आया। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये बीआरएस में डिफरेंस क्रिएट कर देगी। बात समझ आ रही है ना? तो अब हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इसी पर आधारित है। इस क्वेश्चन में हमें कैश बुक में कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं जिन्हें हमें पासबुक के साथ मैच करना है और चेक करना है कि ऐसे कितने चेक्स हैं जो हमने मार्च के महीने में आखिरी तारीखों में डिपॉजिट करे लेकिन वो पासबुक में अप्रैल के महीने में आ रहे हैं। तो हमें ऐसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली खुद ये चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, हम करके देखेंगे, फिर जब आप सब बच्चे कहोगे हाँ सर समझ आ गया तब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले आइडेंटिफाई करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप यहाँ पे बस फोकस करना। इसमें लिखा है फॉलोइंग आर द कैश बुक एंड पासबुक ऑफ जैन फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। यानी कि आपको उसने कैश बुक दे रखी है एक आदमी की, किस महीने की? मार्च के महीने की। और पासबुक दे रखी है उसी आदमी की, किस महीने की? अप्रैल के महीने की। तो उसका कैश बुक देने का और पासबुक देने का हमेशा पर्पस ये होता है कि आप दोनों बुक्स को देखें और ये पहचानें कि कौन कौन से चेक डिपॉजिट जो करे थे वो अगले महीने आ रहे हैं, या कौन कौन से चेक जो आपने इशू करे थे वो अगले महीने आ रहे हैं। तो वो मैं आपको सिखाता हूं और दिखाता हूं और फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बस आप देखते रहना। तो आप सबसे पहले कैश बुक को देखो। कैश बुक में पहले तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दोबारा रिवाइज करते हैं। डेबिट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट्स। यानी कि जो जो भी चेक हमने डिपॉजिट करे होंगे वो कहां रिकॉर्ड करे होंगे? डेबिट साइड पर। और क्रेडिट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? पेमेंट्स। तो जो जो भी चेक हमने इशू करे होंगे वो कहां रिकॉर्ड करे होंगे? क्रेडिट साइड में। तो ये सबको क्लियर है पहले पॉइंट? अब मैं पहले आपको डेबिट साइड से दिखाना शुरू करता हूं। ठीक है, अभी क्रेडिट को छोड़ देते हैं, पहले हम चेक डिपॉजिट को देखते हैं। तो डेबिट साइड में लिखा है देखो 1 मार्च टू बैलेंस बीडी, तो ये तो ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद लिखा है 6 मार्च को सेल, तो ये सेल करने पर पैसे आ गए होंगे। 10 मार्च को लिखा है टू राम, इसका मतलब हमें 10 मार्च को राम से पैसे मिले होंगे। 18 मार्च को लिखा है टू सिंगल, इसका मतलब 18 मार्च को हमें सिंगल से पैसे मिले होंगे। और नीचे देखते हैं, उसके बाद लिखा है 25 मार्च को टू गोयल, इसका मतलब 25 मार्च को हमें गोयल से मिले होंगे। और 31 मार्च को लिखा है टू पटेल, इसका मतलब हमें 31 मार्च को पटेल से 65,000 मिले होंगे। तो ये जितने लोगों के नाम लिख रखे हैं, राम, सिंगल, पटेल, शटेल, ये जो भी लिख रखे हैं मतलब, तो ये बेसिकली हमें इन सब लोगों से क्या मिले होंगे? चेक मिले होंगे, है ना। गोयल से चेक मिला, पटेल से चेक मिला होगा, या ऊपर हमें सिंगल से चेक मिला होगा, राम से चेक मिला होगा। तो ये सब लोगों के नाम डेबिट में लिखे, तो ये सब हम लोगों से चेक मिले होंगे। अब देखो जो 10 तारीख को चेक मिला राम से, तो 10 तारीख के बाद आप 5-6 दिन लगा भी लो तो ये चेक का पैसा 15-16 तारीख तक आ गया होगा। 18 तारीख को आपको सिंगल से चेक मिला, इसमें भी आप 5-7 दिन और आगे लगा लो तो 25-26 मार्च तक पैसा आ गया होगा। लेकिन जो चेक्स मुझे महीने के थोड़ा सा आखिरी दिनों पर मिले, जैसे मुझे इन पर डाउट हो सकता है, जैसे गोयल से चेक कब मिला? 25 मार्च को, तो हो सकता है अगर 5-6 दिन या 7 दिन हो जाएं तो हो सकता है इसका पैसा 2 या 3 अप्रैल वाले दिन आ रहा हो। लेट्स, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मेरे को पता नहीं है, मैं पासबुक में देखूंगा। और जैसे पटेल से हमें कब चेक मिला? 31 मार्च को। तो अब देखो इस पे तो 100% मैं श्योर हूं कि जब हमने चेक 31 मार्च को डिपॉजिट करा है
तो ऑब्वियसली उस दिन तो बैंक में पैसा आया ही नहीं होगा। इसका पैसा तो ऑब्वियसली 31 मार्च को डिपॉजिट करा है, तो मुझे लगता है 5 या 7 अप्रैल को ही आया होगा, है ना। अब हम इन दोनों चेक्स की बातों को चेक करेंगे पासबुक में। तो अब वो कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए मैं अब आपको नीचे पासबुक में लेके चलता हूं। तो अब आप देखो पासबुक, पासबुक जो है वो आपको देखो अप्रैल के महीने की दे रखी है, 1 अप्रैल का बैलेंस दे रखा है, देखो 3,65,000। अब उसके नीचे पढ़ो 3 अप्रैल क्या लिखा है, देखो बाय गोयल, और अमाउंट भी चेक करो 33,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। तो इसका मतलब ये देखो गोयल का चेक कितने का था, ऊपर देखो 33,000 का ही था, जो हमने कब जमा करा था, 25 मार्च को। और ये गोयल का चेक हमारी पासबुक में देखो किस दिन आया, 3 अप्रैल को। तो अब आप अगर इस कहानी को लिंक की तरह देखो, तो कैश बुक में तो मैंने 25 मार्च को ही डिपॉजिट कर दिया चेक, बढ़ा दिया पैसा, लेकिन पासबुक में गोयल का चेक किस दिन आ रहा है, 3 अप्रैल को। तो ये एक टाइमिंग डिफरेंस बन गया। अगर मैं मार्च के महीने की बात करूं, अगर हम 31 मार्च को बीआरएस बनाएंगे, तो 31 मार्च तक तो कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन पासबुक तो अभी भी नहीं बढ़ी होगी। तो सब बच्चों को समझ आ रहा है पॉइंट, किसी को भी डाउट तो नहीं है। अच्छा, ऐसे आप देखिए, अब पटेल का चेक देखते हैं। पटेल का चेक, अब पटेल का चेक कितने रुपए का था, 65,000 का, जो हमने 31 मार्च को डिपॉजिट करा। और पटेल का चेक अब आप देखो पासबुक में 5 अप्रैल को क्या लिखा है, देखो बाय पटेल, और अमाउंट भी चेक करना है क्योंकि क्रॉस कंफर्म हो जाए। तो क्या लिखा है, देखो 65,000 क्रेडिट। इसका मतलब जो पटेल का चेक हमने 65,000 का जमा करा, वो पैसा किस दिन आया, 5 अप्रैल को। तो इसका मतलब ये पटेल वाला पैसा भी कैश बुक में तो आ गया होगा पहले, लेकिन पासबुक में अगले महीने आ रहा है। तो इन दोनों चेक्स को हम कहेंगे कि ये दोनों चेक्स जो हैं, इन दोनों चेक्स को हम क्वेश्चन को देखकर क्या कहेंगे, इन दोनों चेक्स को, कि हमने ये दोनों चेक डिपॉजिट तो कर दिए, बट ये अभी तक मतलब अगर मार्च की मैं बात करूं, टिल 31 मार्च की बात करूं, तो ये अभी तक टिल 31 मार्च क्या नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों चेक पासबुक में कौन से महीने में आ रहे हैं, अप्रैल के महीने में। तो सबको स्टोरी समझ आई। इसी प्रकार अब हम पेमेंट्स चेक करते हैं, आ जाओ पेमेंट्स। अब आप क्रेडिट साइड पर फोकस करना, पेमेंट्स देखते हैं। तो 3 मार्च को लिखा है बाय कैश, तो ये तो चलो कोई पेमेंट कैश में कर दी होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। 7 अप्रैल को, सॉरी 7 मार्च को हमने मोदी को पैसे दिए 60,000, तो इसका मतलब ये हमने कोई मोदी को चेक इशू करा होगा। 12 मार्च को हमने पाटिल को पैसे दिए, 18 मार्च को हमने सुरेश को पैसे दिए। तो अगर मैं सोचूं, पहले मोदी वाला चेक देखूं, 7 मार्च को जो मोदी को चेक दिया, वो हफ्ते भर बाद कब तक आ गया होगा पासबुक में, 14-15 तारीख तक तो आ ही गया होगा। इसी तरह 12 मार्च को मैंने पाटिल को चेक दिया, वो भी हफ्ते 10 दिन के बाद 20-22 तारीख तक आ गया होगा। बाकी मैंने सुरेश को चेक दिया 18 मार्च को, मतलब ये भी लगभग 27 या 28 मार्च तक शायद पासबुक में आ गया होगा। बाकी हम चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं कि रटना है कि भाई 18 मार्च है तो हम चेक ही नहीं करें, चेक करेंगे सुरेश का भी, क्या पता नहीं आया हो, लेकिन मैं तो वैसे ही कह रहा हूं। अच्छा, फिर उसके बाद 24 मार्च को हमने किसको चेक दिया, रमेश को चेक दिया। अब इस पर अवश्य डाउट हो सकता है, क्योंकि 24 मार्च को चेक इशू करा है, तो क्या पता 2 या 4 अप्रैल को ये कटा होगा। तो अब हम पासबुक में चलते हैं। तो पासबुक के अंदर हम अब अगर देखें तो 3 नाम ढूंढते हैं। चलो, एक तो रमेश का चेक ढूंढते हैं कि क्या ये है, और एक सुरेश का भी ढूंढते हैं, इस पर डाउट है। बाकी मोदी और पाटिल पे तो कोई टेंशन नहीं हो, तो बहुत शुरू के थे। तो अब हम पासबुक में देखते हैं। देखो पासबुक में आपको 7 अप्रैल तो नरेश लिखा हुआ है, चलो इससे तो मैं कोई मतलब नहीं। 12 अप्रैल को देखो क्या लिखा है,
टू रमेश, और अमाउंट चेक करते हैं 1.5 लाख, है ना। तो इसका मतलब ये कि जो हमने रमेश को चेक इशू करा 1.5 लाख का, वो प्रेजेंट कब हो रहा है देखो पेमेंट के लिए, 12 अप्रैल को। यानी कि कैश बुक में तो हमने पहले ही कम कर दिया, लेकिन पासबुक में तो ये 12 अप्रैल को कम हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब जो हमने रमेश को चेक इशू करा 1,50,000 का, इसको मैं क्या कह सकता हूं कि इसका मतलब ये जो चेक है ये हमने इशू तो कर दिया, लेकिन ये क्या नहीं हुआ अभी तक, प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर मैं 31 मार्च तक की बात करूं तो क्लियर है सब बच्चों को, सबको समझ आया? ठीक है। बाकी देखो, मोदी का नाम नहीं है 60,000, पाटिल का नाम नहीं है 30,000, और सुरेश का नाम भी नहीं है 40,000। तो इसका मतलब वो तीनों चेक पहले ही आ चुके हो। तो एक रमेश ही ऐसा है जिसका चेक मुझे नीचे नजर आ रहा है। बाकी देख लो, ना मोदी है, ना पाटिल है, ना सुरेश। तो हमने पासबुक से ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन से टाइमिंग डिफरेंस हैं। तो बेसिकली मुझे ये पता चल गए कि गोयल और पटेल के ये दोनों चेक्स को तो मैं क्या मानूंगा, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। और रमेश के चेक को मैं क्या मानूंगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, ये मानेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आया इस क्वेश्चन में खेल के? ठीक है, चलो तो अब हम BRS बना लेते हैं इसका छोटा सा। तो आप सीधा सॉल्यूशन ऐसे लिखना, मतलब BRS से, है ना। तो हमको BRS बनाना है मार्च के महीने का एज एट 31 मार्च। प्लस आइटम माइनस आइटम, चलो तो हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक ही लिख लेते हैं, और कैश बुक ही लिखना चाहिए क्योंकि हम मार्च के महीने का BRS बना रहे हैं। तो मार्च के महीने में हमारे पास कैश बुक का बैलेंस हमें दे रखा है। तो एक बार देख कर आते हैं कि हमारी कैश बुक में 31 मार्च को क्या बैलेंस दे रखा है। तो अब बताओ, देखो अब ध्यान से देखना, जो कैश बुक में ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ये तो कौन सी तारीख का है, 1 मार्च। जो ये नहीं लेना, क्योंकि हम तो BRS किस दिन बना रहे हैं, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को क्या बैलेंस है, हाँ वो हम ये वाला ले लेते हैं, बाय बैलेंस CD 3,13,000। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारा 30 मार्च का उन्होंने बैलेंस दे रखा है कैश बुक का। तो 3,13,000 रुपए देखो आप लिख लो, और बताओ कौन से आइटम में लिखेंगे, प्लस, क्योंकि डेबिट बैलेंस है वो, है ना, यानी फेवरेबल। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब दो ट्रांजैक्शंस हमने पहचानी थी, तो उनकी पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। पहली वाली हमने पहचानी थी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो ये एक बार देख कर आते हैं हमने कितने पहचाने थे। दो चेक डिपॉजिट करे थे हमने, ये थे देखो, गोयल का और पटेल का, है ना। तो गोयल का था 33 और पटेल का था 65। तो मतलब कितने हो गए, 98,000। तो इसका मतलब ऐसे, अब हम वही BRS वाले माइंडसेट में आ जाते हैं। तो हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिए,
तो कैश बुक तो बढ़ गई थी, लेकिन पासबुक तो अभी भी नीचे चल रही है। अब हम तो ये क्वेश्चन कैश बुक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कैश बुक को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो हम अपने बीआरएस में कैश बुक को 98,000 रुपए कम कर देते हैं। तो कैश बुक 98,000 कम हो जाएगी। फिर दूसरा हमने आइडेंटिफाई करा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब वो देख कर आते हैं। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड जो था वो हमारा सिर्फ एक ही था, 1.5 लाख का। अब इसका भी बीआरएस में क्या था कि चेक इशू कर दिया हमने, तो कैश बुक तो कम कर दी, लेकिन पासबुक तो अभी भी ऊपर ही है। अब हम कैश बुक के हिसाब से क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे। तो कैश बुक को बढ़ा देते हैं, तो प्लस आइटम में लिख लेते हैं 1.5 लाख। तो बस दो ही टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, टाइमिंग डिफरेंस का क्वेश्चन होता है बेसिकली। जब भी वो आपको कैश बुक और पासबुक मार्च और अप्रैल के महीने की देता है, इसका मतलब वो टाइमिंग डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का मतलब आप पहचान ऐसे रट भी सकते हो थोड़ा सा, कि अगर कैश बुक मार्च के महीने की दे रखी है और पासबुक अप्रैल के महीने की दे रखी है ना, तो दिस क्वेश्चन इज अ टाइमिंग डिफरेंस क्वेश्चन, है ना। तो बस दो ही टाइमिंग डिफरेंस होते हैं जो हमने पहचान लिए, कि चेक डिपॉजिट करे जो क्लियर नहीं हुए, या चेक इशू करे जो प्रेजेंट नहीं हुए। तो ये बस हमको पहचानना होता है। अब आप आंसर निकालो बीआरएस का। मतलब टोटल तो आ जाएगा 463। 463 में से 98 आप माइनस कर दो, कितना बचेगा, 365। और क्योंकि ये देवता हैं तो है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसका मतलब 31 मार्च वाले दिन पासबुक में ये बैलेंस चल रहा होगा। इसका मतलब 31 मार्च वाले दिन पासबुक में ये बैलेंस चल रहा होगा, 365। और अब इसको चेक भी करते हैं, क्योंकि उसने हमें 1 अप्रैल से पासबुक दे भी रखी है। तो आप ये भी चेक करते हैं कि क्या 1 अप्रैल को पासबुक में 365 है बैलेंस, ये भी चेक करते हैं। देखो, तब हम पासबुक में आते हैं। देखो, तो पासबुक में उन्होंने 1 अप्रैल को क्या बैलेंस दे रखा है, देखो 3,65,000 दे रखा है ना। इसका मतलब कि ठीक हो गई बात, इसका मतलब ये हुई वो स्टोरी। तो समझ आ गया, तो सब बच्चों को क्लियर हो गया। चलो, तो ये एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, तो पहले ये करवाना था आपको। तो ओके हो गई कहानी। चलो ठीक है, बाकी सॉल्यूशन जो है उसमें आप देखोगे तो यही मिलेगा आपको। तो 3,65,000 इज द आंसर। चलो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, पहले वो करा देता हूं आपको एग्जाम के लिए। हम करेंगे इलस्ट्रेशन 11। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिए एक मस्ट क्वेश्चन है। तो ये और पहले डिस्कस करते हैं पूरा। अब देखो इसमें क्या है। मिस्टर मनोज इज एम्प्लॉयड बाय सेंचुरी रायन एंड कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड एज देयर कैशियर। ठीक है, तो आपको एक कंपनी में कैशियर की नौकरी मिल गई। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर मनोज इज टू मेंटेन द कंपनीज कैश बुक एंड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो मिस्टर मनोज को कंपनी की कैश बुक बनानी है और बीआरएस बनाना है हर महीने। ठीक है, कैश बुक ओनली बैंक कॉलम इज सेट आउट बिलो टुगेदर विद a कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ February। ठीक है, तो कह रहा है फरवरी के महीने की कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी दोनों हमने आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, तो हम मनोज हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू, तो देखो इसमें हमें क्या क्या करना है। ए, रिकंसाइल द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट। कह रहा है तो कैश बुक को रिकंसाइल करना बैंक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है,
तो इसका मतलब हो गया कि एक तरह से हम कैश बुक को एडजस्ट कर लेंगे, है ना। इसका मतलब है हम कैश बुक को क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी, बी में कह रहा है मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक, और कह रहा है जर्नल एंट्रीज भी करना। तो ये एक नई चीज है जो अभी तक हमने नहीं देखी, तो वो मैं आपको करा दूंगा एंट्रीज। और सी, उसमें तो खैर आप चैम्प हो गए। अब कह रहा है स्टार्ट विथ बैलेंस एज पर कैश बुक, कह रहा है कैश बुक के बैलेंस से शुरू करना, कॉमा लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक्स, और जितने भी अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं उनकी लिस्ट बना लेना, एंड सब टोटल ऑन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उन सबको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में शो कर देना। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब वही हो गया कि मतलब जो टाइमिंग डिफरेंस वाले कुछ रहे होंगे चेक्स, कह रहा है उनकी लिस्ट बनाकर बीआरएस स्टेटमेंट में शो कर दे। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। तो मतलब हम इसमें सब कुछ करना है हमको। चलो, तो पहले तो एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में ही कम से कम 15 मिनट लगाना पड़ेगा, या 10 मिनट तो लगाने ही पड़ेंगे। तो अब हम पहले कंपनी की कैश बुक पर नजर मारते हैं, ठीक है, और पूरा डीप एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ होगा। डेबिट साइड का क्या मतलब है, पैसा आया, रिसिप्ट्स, है ना। आओ तो पहले डेबिट साइड पर एनालिसिस करते हैं। 1 फरवरी, ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। 1 फरवरी टू ब्लू एंड कंपनी, तो ये हमें 1 फरवरी को ब्लू कंपनी से चेक मतलब मिला होगा, डिपॉजिट। 4 फरवरी जीएम लिमिटेड, 8 फरवरी रॉबिन लिमिटेड, 13 फरवरी डोनाल्ड से मिला, 20 फरवरी एवेन्यू सुपरमार्ट से मिला, 28 फरवरी शीप वेल से मिला। तो ये हमें सारे चेक्स मिल गए होंगे। अच्छा, अब उधर देखते हैं पेमेंट साइड पर। 3 फरवरी भगवान दास को हमने चेक इशू कर दिया होगा। बाय मारुति, और ये ब्रैकेट में सर ये क्या दे रखी है, 6 डिजिट की संख्या। तो जब हम किसी को चेक देते हैं तो चेक के नीचे एक नंबर लिखा होता है 6 डिजिट का, तो ये वो नंबर दे रखा है। तो इससे वैसे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अभी भी उतने ही वजन है हमारा जितना पहले था ये नंबर पढ़ने से पहले। तो बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जो 6 डिजिट नंबर है, चेक जब किसी को इशू करते हैं ना, तो उस चेक का नीचे नंबर दे रखा होता है। तो ठीक है, नंबर दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चेक इशू कर दिया मारुति। 12 फरवरी को जैक्सन को, 18 फरवरी को पीसी को, 24 तारीख को शिव गैराज को, और 30 फरवरी को बहुत सारे चेक काटे हैं भाई। एक पेटी का काट दिया, एक श्वेता को दे दिया, एक पार्टनर्स को दे दिया, और बैलेंस बच गया जी कैश बुक में 36,600। तो पहले कैश बुक का एनालिसिस तो समझ आ गया कि भाई क्या हो रहा है। डेबिट में चेक्स डिपॉजिट हो रहे होंगे, क्रेडिट में चेक्स इशू कर रखे होंगे हमने खूब सारे, ठीक है। और फरवरी का महीना है। अब फरवरी के महीने की बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, आ जाओ। ये लिखा देखो, अकाउंट स्टेटमेंट, मतलब वही बैंक स्टेटमेंट फरवरी के महीने की। तो थोड़ा सा इसको देखने का भी मैं आपको स्टाइलिंग बता देता हूं, अगर आपने कभी जीवन में बैंक स्टेटमेंट ना देखी हो। तो 1 फरवरी का ये ओपनिंग बैलेंस है 142,500। 3 फरवरी को लिखा है चेक्स, 3 फरवरी को 1570 के चेक। अब ये क्रेडिट कॉलम में लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि ये पैसा आया है। पासबुक में क्रेडिट में लिखने का क्या मतलब होता है, पैसा आया है। तो अब आप इसको लॉजिकली भी सोचे, आपका बैलेंस पहले कितना था, 142,500, फिर 1570 और आ गया, तो अब कितना हो जाएगा बैलेंस, चेक करो कैलसी पर। अगर तो 142,500 में 1570 और जोड़ दो, तो यही आ रहा है 144,07, है ना। उसके बाद देखो 5 फरवरी को मारुति लिमिटेड 1500 डेबिट में लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पैसा कम हो गया।
इसका मतलब कोई चेक जो था वो प्रेजेंट हो गया, है ना। तो ये चेक प्रेजेंट होना होता है कि भाई हमारे पासबुक से पैसे कट गए। तो आप 144,070 में से 1500 घटाओ, तो देखो यही आ रहा है 142,570। तो ये ऐसे बैलेंस चेंज होता रहता है। सबको समझ आ रहा है पासबुक कैसे चलती है? तो अब देखते रहते हैं क्या क्या हुआ। तो 7 फरवरी को भगवान दास का पैसा मतलब चेक कट गया, पैसे कट गए। 12 फरवरी को जीएम के पैसे आ गए। 15 फरवरी को रॉबिन्सन के पैसे भी आ गए। 20 फरवरी को लिखा है यहां पर कि कोई प्रीमियम हमने पे करा न्यू इंश्योरेंस लिमिटेड को 3800 की, वो पैसे कट गए। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जी, बताओ ये क्या है? होशियार बच्चा बताएगा। ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। तो याद करो, आपको स्टोरी सुनाई थी जब आप चाय पीते थे पार्ले जी बिस्किट के साथ, तो उस स्टोरियों में क्या होता था कि पासबुक से पैसे कटते थे। तो देखो पासबुक में एक प्रीमियम पे हुआ है, पासबुक में एक प्रीमियम पे हुआ है। अब कैश बुक में मुझे याद है ऐसा कोई भी 3800 का 3800 का कुछ भी पैसा नहीं कटा हुआ है। देखो अब आप कैश बुक की क्रेडिट साइड देखो, कहीं पर भी 3800 रुपए कटे हुए हैं प्रीमियम के? नहीं कटे ना। तो आपको समझ आया इसका मतलब ये 3800 रुपए क्या है? ये ट्रांजैक्शन है कि पासबुक में से तो पैसे कट चुके हैं, पासबुक ने तो प्रीमियम पे कर दिया, पर क्या कैश बुक में हमको पता चला? नहीं पता चला। तो कैश बुक में देखो पैसे नहीं कटे हुए। तो क्लियर हो गए भाइयों बहनों? और देखते हैं पासबुक का एनालिसिस और करते हैं। उसके बाद 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, डोनाल्ड के पैसे आ गए 750, ठीक है। 14 फरवरी को 400,463 वाला चेक का पैसा कट गया होगा 49,000, ठीक है। उसके बाद 23 फरवरी को भी कुछ और चेक्स के पैसे आ गए होंगे। तो समझ रहे हो ना, जो क्रेडिट है वो बढ़ रहे हैं, पासबुक में पैसे कट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। उसके बाद 26 फरवरी को सविता के पैसे कट गए। 26 फरवरी को एक और पैसे कट गए। 27 फरवरी को श्रेया का पैसा आ गया। और 28 फरवरी को महीने के आखिरी दिन बैंक ने चार्ज काट लिया 2538 रुपए का। तो ये क्या है? वेरी गुड, ट्रांजैक्शन। क्योंकि मुझे याद है हमारी कैश बुक में कोई भी 2538 रुपए का ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पासबुक की स्टडी करके हमें ट्रांजैक्शंस पता चली। समझ आया? पासबुक की स्टडी से क्या पता चला? ट्रांजैक्शंस। कि भाई दो चीजें मुझे ऐसी नजर आई पासबुक में, जो उसने तो काट लिए पैसे पर हमारे पास नहीं है ना। ये तो हो गया अपेरेंट, ठीक है, पहले इतना ओके हो गया। चलो अब हमें सबसे गहरी स्टडी तो अब करनी है। अब हमें आइटम वाइज आइटम चेक करना है ऊपर से। तो पहले मैं पूरी डेबिट साइड चेक करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ब्लू एंड कंपनी का 1570 का चेक चेक करते हैं। ब्लू एंड कंपनी का 1570 का चेक आ गया क्या? आ गया। चलो ठीक है, तो अब इसकी तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फरवरी में जमा करा और फरवरी में आ गया। तो देखो भाई ओके हो गया, कैश बुक में आया, पासबुक में भी आ गया, तो कोई टेंशन नहीं। अगला चेक करते हैं। जीएम का चेक 2430 का, जीएम का चेक 2430 का आ गया, वेरी गुड। तो जीएम का चेक भी कैश बुक में आ गया और 12 फरवरी को पासबुक में आ गया, तो दोनों में आ गया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। उसके बाद अच्छा देख लिया था, रॉबिन्सन का 910 का चेक कहाँ है? अच्छा ये रहा। तो रॉबिन्सन का 910 का चेक ये भी आ गया, तो कोई टेंशन नहीं। डोनाल्ड का 750 का चेक ये भी आ गया, तो आपने ये भी देख लिया, ठीक है। तो डोनाल्ड का 750 का चेक ये भी आ गया, तो कोई टेंशन नहीं। एवेन्यू सुपरमार्ट का 4200 का चेक ये भी आ गया 20 फरवरी का। कहाँ है? अच्छा ये रहा, खाली चेक के नाम से लिखा है। तो एवेन्यू वाले का चेक 4200 का ये भी आ गया, ठीक है जी।
अब जो 28 फरवरी को ही जमा कर रहे हो आप स्लीप वेल का, तो इसमें तो चांस वैसे 940 बिल्कुल कम ही है कि 28 तारीख को तो आप जमा ही कर रहे हो कैश बुक में, तो ये तो शायद फरवरी में नहीं आया होगा, बट फिर भी देख लेते हैं कि क्या 940 का कोई चेक आया है। तो देखो 940 कहीं है पूरे क्रेडिट में, अगर आप देखो नहीं, तो क्लियर हो गया जी। चलो, तो इसका मतलब अब आप इंटरप्रिटेशन बताइए कि भाइयों बहनों ये क्या है। वेरी गुड, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, वेरी गुड। ठीक है, तो सबको समझ आ रहा है बिल्कुल, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। चलो ठीक है, तो डेबिट साइड पूरी ओके हो गई। ठीक है, चलो, तो अब बाकी चीजों से मुझे मतलब नहीं है, मतलब बाकी चीजें मेरे काट देता हूं, मेरे लिए बेकार है। अब पेमेंट्स में चलते हैं, हम सारी पेमेंट्स के चेक चेक करते हैं। भगवान दास का 1980, भगवान दास का 1980 आ गया, ठीक है। उसके बाद जी मारुति का 1500, ये भी आ गया, ठीक है। मारुति का 1500 ये भी आ गया, तो नो टेंशन, देखो ये मैच हो गए ना। उसके बाद जैक्सन का 54,000 का चेक, जैक्सन 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 नहीं आया ना, देखिए इन सबको नहीं आया। चलो, तो जैक्सन को येलो कलर कर देते हैं ऊपर यहाँ पे, तो जैक्सन का चेक फिलहाल नहीं आया। फिर पीसी कंप्यूटर्स का 1420 का चेक, पीसी कंप्यूटर्स 1420, 1420 1420 1420 आया, नहीं आया, तो ये भी येलो कर देते हैं। उसके बाद जी शिव गैराज का 49 का चेक, ठीक है, वो देख लिया था आपने, ये रहा शिव गैराज का 49 का चेक आ गया, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। उसके बाद पेटी कैश 1500 आ गया था, 1500 पेटी कैश कहाँ है, सबसे लास्ट में ये रहा नंबर, आप नंबर से भी मैच कर सकते हो। ठीक है, तो पेटी कैश का भी चेक आ गया, नो टेंशन। फिर श्वेता एंड कंपनी का 2100 का चेक, श्वेता एंड कंपनी का है, श्वेता कहीं लिखा है, श्वेता 2100 नहीं है, ठीक है, तो श्वेता का चेक भी नहीं आया, तो येलो कलर कर लेते हैं। फिर एवी पार्टनर्स का 5200 का चेक, और वैसे भी 30 तारीख लिखी है, तो ये फरवरी के महीने में 30 कैसे आ गई, तो ये नहीं आया, तो 30 फरवरी 2022, ठीक है। आईसीआई को टैग कर देना कि भाई जय हो, तो ये भी येलो कर देते हैं, ठीक है। तो खैर मतलब हमें उससे मतलब नहीं है, तो टाइपिंग एरर होगा, तो 30 का मतलब एक तरह से 28 ही है, वो तो साल का मतलब महीने का आखिरी दिन है, लेकिन खैर। तो अब इसमें येलो कलर जो है, मतलब ये बैलेंस शीट तो खैर बेकार है। तो देखो जी, ना भगवान दास का चेक प्रेजेंट हुआ अभी तक, ना मारुति वाला, ना शिव गैराज वाला, ना पेटी कैश वाला, तो इसका मतलब इन चारों चेकों की अंग्रेजी क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वेरी गुड जी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कैश बुक का पूरा एनालिसिस, ईच एंड एवरी आइटम, ठीक है। अब पासबुक का डीप एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। तो पासबुक के डीप एनालिसिस को देख लेते हैं एक बार। 1 फरवरी बैलेंस तो चलो बेकार है, अब जो जो गोले लगे हैं वो तो इसका मतलब दोनों बुक्स में आ चुके, तो उन्हें मैं काटता रहता हूं। तो ये चेक आ चुका, कोई टेंशन नहीं। मारुति का चेक आ चुका, कोई टेंशन नहीं। भगवान दास का चेक आ चुका, कोई टेंशन नहीं। जीएम का चेक आ चुका, कोई टेंशन नहीं।
रॉबिन का चेक आ चुका, कोई टेंशन नहीं। 20 तारीख को हमने प्रीमियम पे करा, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गई, ये हमने आइडेंटिफाई कर ली थी। 14 फरवरी को डोनाल्ड का चेक आ गया, नो कोई टेंशन नहीं, ये भी आ गया, कोई टेंशन नहीं। 23 फरवरी को ये भी आ गया, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद 26 फरवरी को सविता को हमने मतलब बैंक से पैसे कटे हुए हैं, पासबुक से पैसा कटा हुआ है 1030, है ना, दिख रहा है भाई सबको, पैसा कटा हुआ है पासबुक से 1030, लेकिन कैश बुक में 1030 तो कहीं भी नहीं है। कैश बुक में तो देखो सविता को कोई पैसे नहीं काट रखे हमने, और पासबुक से कटे हुए। तो इसका मतलब ये भी क्या है, नहीं एरर थोड़ी ना है, ट्रांजैक्शन। इसका मतलब पता है क्या हुआ होगा, ये डायरेक्ट पेमेंट टू सविता हुई होगी। बैंक ने 26 तारीख को पे तो कर दिया होगा सविता को, है ना, बैंक ने 26 तारीख को सविता को पे कर दिया होगा, पर हमें पता चला क्या, नहीं। तभी तो देखो पासबुक कट चुकी है, लेकिन कैश बुक में तो नहीं कटा हुआ। समझ आ रहा है जी? तो हमें डीप एनालिसिस करना है देखो इस क्वेश्चन में। अब उसके बाद अगला आइटम, 26 फरवरी ये चेक तो आ ही चुका था, कोई टेंशन नहीं। अब देखो जी, दोबारा येलो कलर कर रहा हूं। 27 फरवरी को श्रेया नाम की एक कन्या है, उसके नाम से 2200 रुपए से पासबुक बढ़ रही है। श्रेया नाम की कन्या से 2200 रुपए बढ़ रहे हैं। अब हम अपनी कैश बुक देखते हैं कि क्या कैश बुक में कोई 2200 रुपए से श्रेया थी, वैसे तो होगी नहीं, हम तो कैश बुक पूरी काट के आए हैं। तो अब देखो रिसिप्ट में कोई श्रेया है 2200 रुपए की, नहीं है। तो बताओ इसका मतलब ये भी क्या है, वेरी गुड, ट्रांजैक्शन, शाबाश। इसका मतलब पासबुक में तो आ गया पैसा, लेकिन कैश बुक में नहीं आया, तो ट्रांजैक्शन है। और ये क्या हुआ होगा, एक तरह से मतलब डायरेक्ट रिसिप्ट, बिल्कुल सही। तो श्रेया ने सीधा हमारे खाते में तो पैसे डाल दिए होंगे, पर हमें नहीं पता चला। तो मतलब पासबुक के डीप एनालिसिस से, अब बाकी चीजें हमारे लिए बेकार है जो कट गई, पासबुक के डीप एनालिसिस से हमें क्या पता चला, देखो बताओ क्या पता चला, ट्रांजैक्शंस। कितनी ट्रांजैक्शंस पता चली, चार देखो येलो कर रखा है, कौन कौन सी। एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम कट गया था, एक सविता के पैसे कट गए थे डायरेक्ट पेमेंट, एक श्रेया के पैसे आ गए थे, और एक बैंक चार्जेस के पैसे कट गए थे। तो ये चार चीजें देखो पासबुक में येलो कलर की ऐसी हैं जो कैश बुक में तो नहीं है, और इन्हीं को तो ट्रांजैक्शन कहते हैं कि जो चीजें पासबुक में हो गई लेकिन कैश बुक में नहीं हुई। तो क्लियर हो गया? तो अब देखो तो ये तो हमें टाइमिंग डिफरेंस पता चले, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, एक बार वैल्यू लिख लेता हूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में ये चारों चेक्स जोड़ना, एक बार कैलसी पर मुझे भी बताना। ये वाले चारों चेक्स जो येलो कलर कर रखे हैं, जो येलो कलर कर रखे हैं, 54, 1420, 2100 और 5200, 62, 720। तो इसका मतलब ये हमें क्या पता चले, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ये दोनों तो टाइमिंग डिफरेंस पता चल गए एक तरह से, और ये चार क्या पता चली, ट्रांजैक्शंस पता चली। तो मतलब इस क्वेश्चन को ना मतलब अपने माइंड में अब देखो कैसे फिट करना है इस क्वेश्चन को। अभी आप लिखना मत, आप ऐसे समझो कि इस क्वेश्चन में हमें 6 बातें दे रखी हैं, 2 दे रखे हैं टाइमिंग डिफरेंस, और 4 क्या दे रखे हैं, ट्रांजैक्शन। ऐसे समझो तो मतलब 15 मिनट हमें क्वेश्चन को बनाने में लगाए। अभी तक के क्वेश्चन में तो क्या होता था, वो डायरेक्ट लिख के दे देता था, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, बैंक चार्जेस। लेकिन ये इस क्वेश्चन में 6 बातें हमने खुद निकाली, दोनों बुक्स की एनालिसिस करके। समझ आया? अच्छा, अब
जिसे याद होगा पुराना कॉन्सेप्ट वो बताएगा बच्चा। एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती थी? या बैंक के एरर्स, मतलब हाँ ट्रांजैक्शंस या आवर एरर, सॉरी, तो आवर एरर तो कुछ है नहीं, इसमें तो ट्रांजैक्शंस ही हैं। तो इन चारों ट्रांजैक्शंस को तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में। और टाइमिंग डिफरेंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बीआरएस में। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो सी है वो कह रहा है बीआरएस बनाने की, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो ए है वो है एडजस्टेड कैश बुक बनाने की। तो फिलहाल हम दो काम कर सकते हैं। देखो, ए में तो कह रहा है एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, वो बना लेते हैं हम, और सी में कह रहा है बीआरएस बनाओ टाइमिंग डिफरेंस दिखाकर, तो वो बना लेते हैं हम। एंट्रीज में लास्ट में कराऊंगा। तो क्लियर हो गया? चलो तो अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो पहले हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एडजस्टेड कैश बुक बना लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। तो दोनों बुक्स का एनालिसिस कर लिया और उससे हमने चीजें निकाल ली। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम क्वेश्चन था। तो ढांचा बना लेते हैं एडजस्टेड कैश बुक। चलो तो कैश बुक का फिलहाल कितना बैलेंस दे रखा है इन्होंने? ये वाला मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा है वो है 36,600। तो यही वाला लिखेंगे हम, 36,600 डेबिट बैलेंस है ना? टू बैलेंस BD 36,600। अच्छा अब देखो, अब कैश बुक में हमें, एडजस्टेड कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करने हैं? ट्रांजैक्शंस। तो पहले एक बार चारों ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। पहली ट्रांजैक्शन है कि प्रीमियम पे कर दिया बैंक ने। तो इसका मतलब कि बैंक से तो पैसे कट चुके हैं, पासबुक से तो पैसे कट चुके हैं, कैश बुक अभी भी ऊपर चल रही होगी। तो अब हम कैश बुक को क्या करेंगे? मतलब कम कर देंगे, और कम करने का मतलब है कहाँ लिख लेंगे? क्रेडिट साइड। तो क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह सविता की डायरेक्ट पेमेंट का भी बता दो। सविता को डायरेक्ट पेमेंट करी तो पासबुक कम हो गई, तो इसको भी कैश बुक को कम करना पड़ेगा। और इसी तरह बैंक चार्जेस का भी बता दो 2538 का, कि भाई बैंक चार्जेस हुए तो पासबुक तो कम हो गई और कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया? तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम को, उसके बाद सविता को और बैंक चार्जेस को तीनों से कम कर लेते हैं। तो पहले इन तीनों को क्रेडिट में लिख लेते हैं। तो कैश बुक को कम कर लेते हैं तीन चीजों से। एक तो था बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, $3800। एक था बाय बैंक चार्जेस 2538, और एक था जी डायरेक्ट पेमेंट सविता वाली। ब्रैकेट में लिख देता हूं सविता 1030। तो क्लियर है बिल्कुल, किसी को दिक्कत तो नहीं? तो इन तीन चीजों से हमने कैश बुक को कम कर दिया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस और सविता को डायरेक्ट पेमेंट करी। बाकी ओरली बता दो, एक ट्रांजैक्शन थी श्रेया वाली, उसमें क्या हुआ था?
उसमें डायरेक्ट रिसिप्ट हो गई थी हमारे खाते में, मतलब हमारी पासबुक तो बढ़ गई थी 2200 रुपए। तो अब हम अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना। तो कैश बुक को बढ़ाने के लिए कहां लिख देते हैं, डेबिट साइड टू डायरेक्ट रिसिप्ट, ब्रैकेट में लिख देता हूं श्रेया 2200। तो अब जो हमारा नया बैलेंस आएगा ना, वो एक स्वच्छ शुद्ध बैलेंस है कैश बुक का, जिसको हम एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस मतलब कह सकते हैं। टोटल आ रहा है 38,800। तो बाय बैलेंस शीट कितना बच रहा है, 31,432। तो जब हम बीआरएस बनाएंगे तो इस बैलेंस से शुरू कर लें, 31,432। ठीक है, तो सबको बिल्कुल क्लियर चल रहा है यहां तक मामला। चलो, तो इसके नीचे आप 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनों की जगह छोड़ देना। ठीक है, 7 लाइनों की जगह छोड़कर फिर बीआरएस बनाना। तो एडजस्टेड कैश बुक के नीचे 7 लाइंस की जगह छोड़ देना, रजिस्टर की अपनी 7 लाइनों की जगह छोड़ देना, और फिर आप अपनी बीआरएस बना लेते हैं। फिर हम भी बना लेते हैं साथ साथ। प्लस आइटम माइनस आइटम, चलो। तो अब हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कौन सा बैलेंस लिखेंगे अब हम, हाँ जो नया वाला रिवाइज वाला हमने सही वाला निकाला था, 31,432। 31,432। अब बीआरएस में तो सिर्फ हमें क्या रिकॉर्ड करने हैं, टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो सब हो ही चुके, एरर का कुछ था नहीं पॉइंट। तो पहले लिख लेते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो ये एक बार देख लेते हैं कितने रुपए के थे। वो हमने लिख लिए थे 940। बाकी इसका मीनिंग क्या होता था वो याद दिलवा देता हूँ। तो चेक डिपॉजिट कर दिया तो कैश बुक तो बढ़ गई, लेकिन अभी तक पासबुक में नहीं आया। अब हम तो कैश बुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो 940 रुपए को माइनस आइटम में लिख लेते हैं। और दूसरा था टाइमिंग डिफरेंस, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका था अमाउंट 62,720। बाकी इसका मीनिंग होता था कि हमने चेक इशू कर दिए तो कैश बुक तो कम हो गई, बट नॉट प्रेजेंटेड, तो पासबुक अभी भी ऊपर चल रही। तो कैश बुक तो कम हो गई लेकिन पासबुक अभी भी ऊपर चल रही। अब हम तो कैश बुक के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो अब हम कैश बुक को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कैश बुक को बढ़ा देते हैं, तो प्लस आइटम में लिख लेते हैं 62,720। बस अब आप टोटल कर लो। तो टोटल कितना आ रहा है, ये ज्यादा आएगा, 94,152। ठीक है, तो 94,152 में से 940 आप माइनस कर दो। तो ये क्योंकि देवता है तो लिख सकते हैं
क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 93 कितना आ रहा है 93,212। अब बाकी पासबुक में जाके चेक कराओ कि भाई वाकई में आ भी रहा है कि नहीं 93,212। तो यही आ रहा है सबका, क्लियर हो गया सबको। तो 93,212 चेक कर लेते हैं अगर एक बार पासबुक में। तो पासबुक में देखो क्या आ रहा है बैलेंस 93,212, तो सही आ रहा है इसका मतलब, है ना। तो इसका मतलब सही आ रहा है। तो हमने डीप एनालिसिस करके कैश बुक और पासबुक का ये पता लगा लिया कि कितने चेक्स अनप्रेजेंटेड रह गए थे, और पासबुक के डीप एनालिसिस से ये पता लगा लिया था कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस थी। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो तो अब देखो जी, क्वेश्चन ने जो सेकंड रिक्वायरमेंट कही थी वो सिखा देता हूं। वैसे तो वो सिखाने योग्य नहीं, लेकिन वेरी सिंपल। जो हमने अपने कैश बुक में एडजस्टमेंट्स करे उस पर फोकस कर रहे हैं। हमने 2200 रुपए से अपनी कैश बुक को यानी कि अपने बैंक बैलेंस को क्या करा, बढ़ाया। तो अगर इस बात को एक जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना हो कि भाई मुझे कैश बुक को या बैंक बैलेंस को मैं बढ़ा रहा हूं और डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसको अगर जर्नल एंट्री बनाई जाए तो जर्नल एंट्री का रूल के हिसाब से बैंक को बढ़ाने के लिए हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये लिखेंगे ना। और किससे मिले हमें पैसे, श्रेया से मिले, तो टू श्रेया। तो बस ये एक जर्नल एंट्री लिखनी है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। तो वो जर्नल एंट्री जो मांग रहा है वो बस ये मांग रहा है कि आपने जो कैश बुक में एडजस्टमेंट्स करी है मुझे उसकी जर्नल एंट्री दिखा दो। तो बस हमने दिखा दी जर्नल एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया, हमें पैसे मिल गए। अच्छा, फिर इसी तरह हमने कैश बुक को कम करा। क्या क्या कम करा, इंश्योरेंस प्रीमियम से बैंक कम करा, बैंक चार्जेस की वजह से बैंक कम करा, सविता को पेमेंट करी इसलिए बैंक कम करा। तो अगर मुझे इसी बात की जर्नल एंट्री बनानी है कि भाई इन 3 वजहों से बैंक कम हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और सविता डेबिट। तो बस, तो सेकेंड एंट्री आप ये लिख सकते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, सविता डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट लिखने का मतलब है आपने अपना बैंक कम कर लिया। 3800, 2538 और 1030, इन तीनों को जोड़ लो, 7366 प्लस बीइंग पेमेंट मेड। तो सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे बस वो जर्नल एंट्री कह रहा था कि करके दिखा दो। तो ये तो सिंपल हम एडजस्टेड कैश बुक को देख के कर लेंगे। बट सब बच्चों को समझ आया पूरा क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इसीलिए है कि आपको दोनों बुक्स को बेसिकली एनालाइज कैसे करना है वो सीखा। क्योंकि सीए का काम ये है, सीए का काम बीआरएस बनाने का नहीं, वो तो 11th के बच्चे बनाते हैं। आपका काम मेन क्या है कि आपको कैश बुक पासबुक का एनालिसिस सही करना आना चाहिए। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को बिल्कुल।